अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो डिबेट का आज दिन था और मुफ्ती शमाइल साहब का डिबेट था जावेद अख्तर गीतकार के साथ। वही जावेद अख्तर जिसको एथिस्ट अपना पोस्टर बॉय बनाए हुए है, वही जावेद अख्तर जो कि कुछ दिन पहले वो बोल रहा था कि जो हिजाब पहनती है औरतें वो लोग ब्रेन वॉश्ड होती हैं। अभी हम लोगों को पता चल गया ब्रेन वॉश्ड कौन है और कौन अपना बिना आर्ग्यूमेंट बिना लॉजिक प्रूफ के साथ खेल खेलता है और सिर्फ बकैती करता है। ये हम लोगों को साफ आज नज़र आ रहा है। सेम ड्रामा सेम लॉजिक उन लोगों का वही है एथिस्ट लोग का कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर में नहीं है, हम क्यों प्रूफ करें, हम लोगों ने क्लेम नहीं किया, गॉड का क्लेम हमारा नहीं है। सभी लोग करते हैं कि खुदा है, मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा। भाई तुम क्लेम करते हो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एक क्लेम है और इसका भी प्रूफ आपको देना, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। पूरा डिबेट उठा करके देख लीजिए, कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस पे जावेद अख्तर। साथ ही साथ में एक आर्ग्यूमेंट दिया बहुत ही मजेदार जो कि डायनासोर आर्ग्यूमेंट है। डायनासोर के बारे में कुरान में कहीं नहीं लिखा, डायनासोर के बारे में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं बोलते। किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं। और मुफ्ती साहब ने बेहतरीन जवाब दिया इसका, बोला कि मैथ्स की किताब में भी डायनासोर नहीं है, तो क्या मैथ्स की किताब गलत हो जाती है? कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इस पे इतना पे ही पूरा डिबेट का हम लोग को समझ में आता है कि ये जो डायनासोर बन के बैठा हुआ था ये आज एक्सटिंक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और इसके जो फॉलोअर्स है इनको भी पता चल गया कि इसमें कितना दम था और कितनी इसके पास आर्ग्यूमेंट्स थे। पूरे डिबेट में मुफ्ती साहब ने एक आर्ग्यूमेंट दिया गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में और उसको भी रिफ्यूट नहीं कर पाया। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉन्टिजेंसी, उसको रिफ्यूट नहीं कर पाया। उसके बारे में बोलता है ये क्या है, इसको उर्दू कर दीजिए, कॉन्टिजेंसी को उर्दू में बोलो, जावेद अख्तर को संस्कृत में बोलूं, या बर्टन रसल जिसका नाम जावेद अख्तर साहब आप ले रहे थे, बर्टन रसल का नाम, उसने जो बुक लिखा रिलीजन एंड साइंस, उसका नाम का हिंदी कर दीजिए। ऐसे नहीं होता है। आपको अगर आर्ग्यूमेंट, अब पहले मैंने सोचा कि मुफ्ती यही शमाइल साहब ने भी समझाया कॉन्टिजेंसी का ये मतलब होता, मुफ्ती यासिर साहब ने भी क्वेश्चन आंसर सेशन में समझाया कि कॉन्टिजेंसी का ये मतलब होता। आम तौर पे कॉन्टिजेंसी का मतलब समझिए कि अगर आपके पीछे एक शख्स है और वो आपके सर पे गन लगाया हुआ है और उसके पीछे एक शख्स है जो उसके सर पे गन लगाया हुआ और वो आपके पीछे वाला शख्स तब तक गोली नहीं चला सकता जबकि उसके पीछे वाला बोलेगा नहीं, और उसी तरीके से उसके पीछे भी एक और शख्स है जो कि गोली नहीं चला सकता जब तक वो बोलेगा नहीं। तो इस तरीके से लाइन चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। कोई किसी को गोली मारेगा नहीं जब तक कि कोई बोलने वाला शख्स अपने आप में नहीं आ जाता और बोलता है कि गोली चलाओ। उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉन्टिजेंसी ये है कि हम लोग पूरा यूनिवर्स जो चीज़ देख रहे हैं ये सब एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं इसलिए हमारा एग्जिस्टेंस एक नेसेसरी बीइंग की तरफ बताता है कि एक नेसेसरी बीइंग है जो कि हमारा क्रिएटर है, जिसको हम लोग अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बात अगर उसको समझ में, उस जावेद अख्तर को ये बात समझ में आ रही थी कि कॉन्टिजेंसी क्या चीज़ है, नेसेसरी बीइंग क्या चीज़ है, इनफिनाइट रिग्रेस क्या चीज़ है, लेकिन उसको ये बोलना नहीं था क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। तो वो बेवकूफ़ बनने का ड्रामा कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि मुझे नहीं मालूम ये क्या है, ये वर्ड क्या है, इसका हिंदी क्या है, इसका उर्दू क्या है, इसका संस्कृत क्या है। ये सब उनका ड्रामा था क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था इस आर्ग्यूमेंट का। सोचिए पूरे डिबेट में बंदा एक ही आर्ग्यूमेंट दे रहा और उसका भी जवाब आपके पास नहीं है, सिर्फ ये बोलने का कि मैं तो जाहिल हूँ, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं, या इसका उर्दू कर दो। आपको मैं ईमानदारी से बात करूँ, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूँ और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे। साथ ही साथ में मेरा ये कहना था कि जब आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं था तो कम से कम गीत ही गा देते, कल हो ना हो, और उसी तरीके से जितने गाने आपने लिखे उनमें से एक गाना। और बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आप डिबेट को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जावेद अख्तर गाने ही गा रहे थे, बस पीछे में हारमोनियम बजाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि उसके उनकी बातों को देख के तो यही लगता है कि फेथ का मतलब होता है लॉजिक नहीं। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो। ये कौन सा बात है भाई, फेथ का मतलब लॉजिक नहीं होता है। उसी तरीके से वो बोलते हैं कि अल्कोहल पीने से जिंदगी बढ़ जाती है, या उसी तरीके से वो बोलते हैं कि नेचर में नाइंसाफी है।
इंटेलिजेंट डिजाइन की धज्जियां उड़ा रहा है ये शख्स। नाइंसाफी है नेचर में, पूरा का पूरा इंटेलिजेंट डिजाइन है नेचर में, वो नहीं दिखता और ये बोल रहा है कि नेचर में नाइंसाफी है। उसके साथ साथ ये हम लोगों ने उसके साथ साथ ये भी हम लोगों को मिला कि होमवर्क में किस तरीके से फेल हो रहे थे जावेद अख्तर साहब, वो साफ नजर आ रहा था। और किस तरीके से मुफ्ती साहब होमवर्क करके आए थे। जावेद अख्तर ने अपना पुराना आर्ग्यूमेंट दे दिया कि एथिस्ट नेचर को दिखा, एथिस्ट नेशंस को देख लीजिए और थीस्ट नेशन को देख लीजिए, ज्यादा बुराइयां थीस्ट नेशन में। नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि रिलीजन कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कहाँ, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो या हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मजहबियत ज़्यादा है। रख दीजिए नक्शा अलग। अब दूसरा नक्शा कि कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन, औरतों के हुकूक की पामाली, जुल्म, डिक्टेटरशिप कहाँ है, नक्शा एक ही होगा। तो आप मुझे बताएं, तो खुदा पे मानते उन पे। मुफ्ती साहब ने बोला कि रेप देख लो, मिडिल ईस्ट में कम है और आपके जो एथिस्ट नेशन है यूरोप, वहां पर ज्यादा है। कोई जवाब नहीं इसके ऊपर में। दूसरी चीज इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, तो अलग अलग जगह की। हजरत मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया, ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथिस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो हैं वहां पर है। उसी तरीके से गॉड एंड टाइम के ऊपर में कि दुनिया बनाने के पहले गॉड क्या कर रहे थे, जब मुफ्ती साहब ने समझा दिया कि ये एक मेटाफिजिकल क्वेश्चन है, गॉड टाइम के अंदर में नहीं आते हैं और ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन है, तो वो बोलता है, बंदा क्या बोलता है, जावेद अख्तर साहब क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल क्या होता है भाई? फिजिकल चीज़ है। मेटाफिजिकल अजीब सा लफ्ज़ है, ठीक से किसी को माने नहीं मालूम इसके, तो ऐसा लगता है कुछ बड़ी चीज़ है। अरे भाई क्या होता है मेटाफिजिकल, बताओ। लो, ये बंदा बोल रहा किताब पढ़ने के बारे में, बर्ट्रैंड रसल का बुक पढ़ने के बारे में, रिलीजन एंड साइंस के पढ़ने के बारे में बोलता है, उसको रिफर करता है उस बुक को। रिलीजन एंड साइंस बर्ट्रैंड रसल की पढ़िएगा, अच्छी लगी। और उसी बुक में जब मेटाफिजिकल को रिजेक्ट कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसल, ये बोलता है मेटाफिजिकल क्या बोल दिया, बियॉन्ड फिजिक्स क्या चीज होती है मुझे तो नहीं मालूम। तो जब जब जवाब नहीं हुआ तो इसी तरीके से ये करते गए। मॉरलिटी पे भी स्टम्प कर दिया मुफ्ती साहब ने इनको, मेजॉरिटी पे भी स्टम्प कर दिया। ये बोलता कि मेजॉरिटी जो है जो सही बोलेगा वो सही हो जाता। तो मुफ्ती साहब ने बोला तो फिर नाजी जर्मनी सही था। तो बोलते नहीं नहीं, प्लैनेट का मेजॉरिटी देखें तो प्लैनेट का मेजॉरिटी तो गॉड पे मानता, तो तुम क्यों नहीं मानते? फिर से स्टम्प हो गया। बात आ गई, आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की नहीं, प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो स्टंप पे स्टंप होते जा रहा था और लास्ट में इसने अपना इमोशनल कार्ड खेला। अपना रिबेटल के लास्ट में जावेद अख्तर ने बोला, अपना इमोशनल कार्ड निकाला, गाजा के बच्चों का इमोशनल कार्ड, और उसको दे दिया, प्रॉब्लम ऑफ ईविल के साथ मिला करके सामने पेश कर दिया। और ये बोलने की मतलब कि अगर आप उसको डिफेंड करते हैं उस आर्ग्यूमेंट को, प्रॉब्लम ऑफ ईविल वाले आर्ग्यूमेंट को, तो ऐसा दिखेगा जो कि दिखाने की कोशिश की गई कि आप गाजा में बच्चों को मरते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन ये सरासर बेबुनियाद है। मुसलमान सबसे आगे है बॉयकॉट करने में, मुसलमान सबसे आगे है इन चीज़ों को रोकने में कि हम नहीं चाहते कि गाजा में बच्चे मरे, हम नहीं चाहते, हम तो इजराइल तक को रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी नहीं होते। ठीक है, तो हम यहाँ तक खड़े हैं और आप बोलते हैं कि हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। साहब ने वहाँ पर जवाब दे ही दिया, उस MCQ का एग्जाम्पल दे दिया कि किस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ ईविल है। तो अगर ईविल है दुनिया में तो वो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव नहीं करता है। और साथ ही साथ में मैं ये सब बोलना चाहूँगा जावेद अख्तर साहब को कि आपने कितना ट्वीट किया गाजा के बच्चों के बारे में। आपका जो ट्वीट आता है वो तो एक इंडियन वहाँ पर मारा जाता है उसके बारे में आता है। आपने गाजा के बच्चों के बारे में कितना ट्वीट किया, कितना एक्टिविज्म किया, कितना उन लोगों को सपोर्ट किया और कितना बॉयकॉट किया, ये तो वहीं पर बस एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर आप यूज कर रहे थे। तो कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे कि जावेद अख्तर साहब, आप इमोशनल गाने गाइए, इमोशनल सोचे छोड़िए सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट से लेना देना तो है नहीं। आप सिर्फ इमोशनल गाने गा सकते हैं, शोषे छोड़ सकते हैं और उसी तरीके से कल हो ना हो पे आप लोगों की तालियां पिटवा सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। एक आर्ग्यूमेंट
आर्ग्यूमेंट दिया गया गॉड के एग्जिस्टेंस पे, उस पे भी काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और मुफ्ती शमाइल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद हम देना चाहते हैं। उनको जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला कि उन्होंने इस तरीके से इस डिबेट को हैंडल किया, प्रिपेयर किया और साथ ही साथ में प्रेजेंट किया। और हम चाहते हैं कि अगर आप पूरा डिबेट नहीं देखे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जिन्होंने जो पूरा डिबेट नहीं देख सकते लेकिन वो इस डिबेट का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो तक उन तक शेयर कर दे और एथियस्ट तक भी शेयर कर दे। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।